हाय, मैं शिखा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूबॉर्न और इन्फेंट की केयर कैसे की जाए। तो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा खास, क्योंकि हमारे साथ है डॉक्टर आकांक्षा पगारे, जो कि एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर, बहुत ही चुलबुली सी, बहुत ही स्वीट डॉक्टर हैं। तो ये आज हमें समझाने वाली है कि कैसे हमको इन्फेंट केयर, न्यूबॉर्न केयर करना है। डॉक्टर आकांक्षा, होम्योपैथिक फिजिशियन। क्या होता है कि जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं हर चीज़ को लेके, लेकिन एक्साइटमेंट में कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें सीखना भूल जाते हैं। और अगर जैसे हमारी डिलीवरी होती है तो नर्सेज हमें गाइड करती हैं, लेकिन उतना ही गाइड करती है जितना हम उनको पूछते हैं, क्योंकि शायद उनको ये लगता होगा कि ये भी अपने तरीके से प्रिपेयर हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि वो आपको सारी चीज़ें ना बताएं। तो आपको प्रिपेयर रहना होगा कि आपको क्या क्या करना है। उसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से जानेंगे डॉक्टर आकांक्षा से। आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे बच्चा डिलीवर करते हैं हम, तो उसके बाद हमको उसको हैंडल कैसे करना होता है, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स को ना बच्चे को उठाने में, जब बहुत छोटा सा बेबी होता है उसको उठाने में भी बहुत डर लगता है। तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए? देखिए, हैंडलिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि जब भी आप अपने बच्चे को हैंडल करें, अपने हाथ को हमेशा धोएं, सैनिटाइज करें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, अभी अभी आए हैं वो, तो उनको हमेशा हैंड वॉश करके ही हैंडल करें। उसके बाद अपने बेबी का जो हैंड और नेक को हमेशा सपोर्ट करें। जब आप उनको हैंडल करें तो हैंड से उनका नेक को सपोर्ट करें और बैक को हमेशा सपोर्ट करें। जब आप उन्हें उठाएं, क्रैडल करें उनकी नेक को। देन जब हम उन्हें उठाते हैं या ले डाउन करते तो उन्हें ऐसे अपराइट पोजीशन लाइक दिस, आप उनको इस तरीके से सपोर्ट करके उठाइए, तो उससे उनकी हेड भी सपोर्ट रहेगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हेड। बहुत ही ध्यान से हमें उन्हें रखना होता है फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ। और एकदम रफ उनके साथ प्ले ना करें, बहुत सेंसिटिवली स्मूथली उनके साथ रहें स्टार्टिंग इन फ्यू इनिशियल डेज, फ्यू इनिशियल मंथ्स में। तो डॉक्टर क्या ऐसे भी होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लाइट से या फिर बहुत ज़्यादा साउंड से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं होते हैं और बहुत सारे होते भी हैं। मतलब हाफ, वी कैन से दैट 50% ऑफ चिल्ड्रंस, कि उन्हें एकदम से लाइट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है, सेंसिटिव होते हैं, नॉइसेस, टच से भी उनको बहुत दिक्कत आती है। तो उनके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट करके, या तो लाइट बंद कर लें, डिम लाइट्स करें अपने घर की, ताकि वो हमसे कंफर्टेबल हो सके, हमारे साथ कंफर्ट जोन में रहना पसंद कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाना कितना ज़रूरी होता है? मतलब बच्चों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उनसे एक बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे वैसे भी इस दुनिया में एकदम आए हुए हैं, तो उनके साथ मदर फादर की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, उनको कैसे हम लोग कंफर्टेबल फील कराएं? एक्चुअली बॉन्डिंग जो पार्ट होता है बच्चों के केयर के लिए, इन्फेंट केयर के लिए, बहुत बच्चों के लिए प्लेजरेबल पार्ट होता है। मदर फादर से हम बहुत क्लोज आ सकते हैं इस दौरान, जो फर्स्ट फ्यू आवर्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी, या कुछ वीक्स तक, कुछ एक मंथ्स तक बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ मदर के लिए। इवन 50% हम कहें फादर के लिए भी बहुत ज़्यादा, जो स्किन टू स्किन टच होता है बच्चों के लिए। हम देखते हैं कैंगारू केयर, आपने नाम सुना होगा, एक कंगारू केयर होता है प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए, या मेडिकल इश्यूज़ में जो बेबीज़ को दिया जाता है। मदर टच जिसे हम बोलते हैं, जो मदर के चेस्ट से बच्चों को एकदम क्लोज रखते हैं, उससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उसी तरह हम बाकी बच्चों को भी स्किन टू स्किन टच, जितना हम फिजिकल उनसे अटैच्ड रहें, जो अपने पास रखना चाहें, उनका वार्मथ जो बच्चे लेते हैं उससे उनके इमोशनल ग्रोथ, अदर एरियाज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बॉन्डिंग बनाना इस जो फर्स्ट इनिशियल मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे करें क्या कि हम बच्चे को, मतलब जैसे कि उससे बातें करना, क्योंकि अब इतने छोटे बच्चे कुछ समझते तो है नहीं, तो क्या उनसे बातें करना या उनके लिए गाने गाना ऑप्शन अच्छा है क्या? एक्चुअली आप इसको एक अनदर वे में ले सकते हैं। बॉन्डिंग इज नॉट जस्ट बॉन्डिंग, इट इज, यू कैन कॉल इट अ फॉलिंग इन लव विद योर बेबी। बातें करो, खेलो उनके साथ, गाने सुनाओ। वैसे भी जो मदरहुड होता है वो तो वैसे भी पूरा प्यार से भरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा।
नहीं, हाँ, उसके साथ में आप उनको गाने सुना दो। कुछ बच्चे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड फजी टाइप के रहते हैं, बात बात पे रोना, तो उनको अपनी नॉइज़ सुनाइए, जो अपनी आवाज़ होती है, ताकि वो बार बार उस चीज़ को सुने, वो आपको पहचाने, आपको देखे, आपकी तरफ देखे, उस तरीके से आप उनको राइम्स वगैरह सुनाएं। बाकी जो कुछ सेंसिटिव बच्चे भी होते हैं, जो एकदम डल टाइप के रहते हैं, उनके लिए टॉयज़ होते हैं, म्यूजिकल टॉयज़ वगैरह, राइम्स होते Factors होते हैं, हैं यस जो। एग्जैक्टली, उन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। Okay. तो इसके अलावा हम और ऐसा क्या कर सकते हैं, जैसे एक स्वेडलिंग भी बोला जाता है कि सूदिंग के लिए स्वेडलिंग किया जाता Yes. है, तो लेकिन एक ये भी बोला जाता है कि जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में शायद इतना नहीं होता है ये स्वेडलिंग। कई जगहों पर स्वेडलिंग क्या होती है, एकदम पूरा पैक कर दिया जाता है बच्चों को सुलाने के लिए, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। बहुत जगह बोलते हैं, डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि स्वेडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो आपकी टेक्निक्स में, सूदिंग टेक्निक्स में, बट इट इज़ नॉट ऑल्दो राइट। 2 मंथ्स के बाद आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आप वार्मथ के लिए बच्चों को स्वेडलिंग दे सकते हैं। आप उनके आर्म्स क्लोज कर दीजिए बॉडी से, ताकि उनका लेग मूवमेंट हो, ताकि तो मतलब ऐसे करना है उनको कि लेग उनके खुले रहने देना है, जी ऐसा करना है जी जी क्या? एग्जैक्टली, उनका लेग मूवमेंट होना भी ज़रूरी है। अगर आप सब कुछ क्लोज कर देंगे तो सडन इन्फेंट डेथ एक डिजीज़ होता है, सडन इन्फेंट डेथ जो होती है उसका रिस्क आप कम कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। इसलिए उनके लेग्स को ओपन रह दीजिए। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप 2 महीने बाद भी स्वेडलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो भी रिस्की है सडन इन्फेंट डेथ के लिए, बिकॉज बच्चे रोल अप करने लग जाते हैं, इधर उधर करेंगे तो उससे दिक्कत हो जाएगी उनको, और डेथ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके बाद हमारे सबसे बड़ा चैलेंज होता है ब्रेस्ट फीड कराना, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे लैच नहीं कर पाते हैं, या फिर जैसे बच्चों को सिखाना होता है क्योंकि स्टार्टिंग में, तो उस चीज़ को हमें कैसे करना चाहिए? देखिए, बच्चे ना 2 तरीके के होते हैं, कुछ डल होते हैं और कुछ एक्टिव होते हैं। डल्स के लिए तो हमें खुद बार बार देखना होगा हर 1-1, 2-2 घंटे में कि हमें उनको दूध पिलाना है। और एक्टिव्स क्या, आपको कुछ इंडिकेट करेंगे, लाइक रोने लग जाएंगे, या तो दे विल पुट देयर फिंगर इनटू देयर माउथ, या फिर कुछ सकिंग नॉइसेस वगैरह बनाएं। इस तरीके से आपको इंडिकेट करेंगे कि हाँ अब मुझे भूख लग रही है, तो उनकी डिमांड पे आप उन्हें ज़रूर दूध पिलाएं। तो ऑन डिमांड कराना चाहिए, या क्योंकि जैसे मेरी बेटी के केस में ऐसे होता था कि वो बहुत ज़्यादा सोती थी, काफ़ी टाइम तक, 2.5-3 महीने की हो गई थी, तब तक उसको मुझे हर 2 घंटे में उठा के फिर फीड कराना होता था। हाँ, ऐसे कुछ तो बच्चे होते हैं, जैसे डल मैंने बात कही, डल है तो उसमें आपको खुद ध्यान देना होगा कि अब इस टाइम बच्चों का पेट एक्चुअली बहुत छोटा होता है और उनका फूड भी बहुत लाइट होता है, तो वो जो डाइजेशन है बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंट हो जाता है, तो इस पर हमें ध्यान देना है। ये मदर केयर करनी है, मदर को ये केयर करनी ही होगी कि हमें ही उसको कब कब उनको फीड कराना है। और ये कैसे हमें समझना चाहिए कि बच्चे को प्रॉपर फीड मिल रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि एक तो वैसे भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनली एकदम सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हमारे Yes. अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आ गए होते हैं, और फिर ऊपर से कई बार क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है बाकी लोगों से कि इसको फीड प्रॉपर नहीं मिल रही है, या फिर हम भी बहुत ज़्यादा ऐसे एक फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है कि मैं इतना फीड करा रही हूँ लेकिन अगर फिर भी प्रॉपर फीड में नहीं मिल रही है, तो इस चीज़ को हमें कैसे हमें समझ में आए कि प्रॉपर फीड मिल रही है? इसका कोई ऐसा कुछ साइन है? क्योंकि ब्रेस्ट फीड में पता तो चलता नहीं है कि बच्चा कितना फीड ले रहा है, लेकिन कैसे पता चले कि बच्चा प्रॉपर फीड कर रहा है? एक्चुअली दो उसमें भी दो वो रहते हैं कि कुछ मदर्स के जो ब्रेस्ट है वो इतने नहीं डेवलप रहते हैं, उनमें से मिल्क निकालना बहुत दिक्कत होता है, तो वो फार्मूला फीडिंग कराती है, तो वो बहुत इजी होता है एक्चुअली मेजर करना कि बच्चे ने दूध पी लिया है या नहीं पिया है, या इतना दूध उसके अंदर चला गया है, तो वो एक मेजरेबल पॉइंट होता है। वही ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा Yes. मुश्किल होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग में आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं, जब आप दूध पिलाने जा रहे हैं यानी बिफोर फीडिंग यू कैन वेट योर ब्रेस्ट कि उसमें फिल अप है या नहीं, एंड आफ्टर दैट कि वो खाली हुआ है या नहीं, ये 2 तरीके से आप वो कर सकते हैं।
और इसके अलावा ऐसा भी कुछ है क्या कि बच्चा अगर कितनी बार पी कर रहा है या Yes, पोप कर रहा है yes, तो yes. इससे भी पता चलता है हाँ, हमको? वो रेगुलरली उसका वेट गेन हो रहा है, ये पर्टिकुलर 6 जो डायपर्स होते हैं वो वेट आपको मिलेंगे, 6 डायपर्स वगैरह, या कितने फ्रीक्वेंट स्टूल वो पास कर रहा है, इस तरीके से हम उसको नोटिस कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको नोटिस कर रहे हैं। ओके, मतलब अगर बच्चा पी कर रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब जैसे अगर 6 डायपर से ज़्यादा वेट कर रहा है तो इसका मतलब फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर फीड मिल रहा है या नहीं? नहीं, आपको ये भी ध्यान देना है कि उसका वेट गेन हो रहा है या नहीं। ओके। वेट गेन हो रहा है तो ही इज़ प्रॉपर। अब जैसे क्या होता है कि बच्चे को ये फीड कराना हो गया और डॉक्टर सब बोलते हैं कि इसको बर्प कराना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्यों ज़रूरी होता है? बच्चों में भी ऐसा होता है क्योंकि जब भी वो मिल्क फीड करते हैं तो कभी कभी वो एयर स्वेलो कर लेते हैं इंस्टीड ऑफ मिल्क, तो ज़्यादा एयर उनमें चली जाती है, तब बहुत ज़रूरी होता है। बहुत फजी हो जाते हैं उस टाइम, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, रोने बहुत लग जाते हैं, तब हमें उन्हें बर्प कराना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कि बच्चे को मतलब कितना फीड कराया जाए। जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो जैसे कई लोग सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं कि 2 मिनट में उनका फुल हो जाता है, तो कितना हमको एक ऐसा कुछ है क्या कि इतने टाइम तक कराना चाहिए बच्चे को फीड? देखिए, यदि फॉर्मूला फीडर हैं तो हम कह सकते हैं 2 to 3 आउंसेस या 60 to 90 मिलीलीटर्स हम ले सकते हैं। एंड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग देन 10 to 15 मिनट ईच ब्रेस्ट, तब आपको इतना तो लेना ही है। तो इतने में मतलब फिर बच्चे का पेट फुल हो जाता है, हम कह सकते हैं इट इज़ इनफ टू ईट, उनके लिए इनफ है, लेकिन हाँ, वही वैसे बाद भी में उनका छोटा सा ही पेट होता है तो Yes. जल्दी पेट भर जाता फिर है। उसके बाद जो नोटिस करने वाली चीज़ें हैं वो आपके लिए हाँ। है, उनके डायपर्स, टूल्स वगैरह, कि वो कितना वेट कर रहे हैं, उनका वेट गेन वगैरह, उससे आप समझ सकते हैं। ओके। इसके बाद हम आते हैं कि बच्चे को बाथ कैसे दिलाया जाए, मतलब कितनी बार? कई लोग बोलते हैं कि बच्चे को स्टार्टिंग से डेली बाथ दिलाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि बाथ मत दिलाओ, वीक में एक बार बाथ दिलाओ। तो बाथिंग के ऊपर आपका क्या कहना है डॉक्टर? बाथिंग का ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मत ही कराओ, लाना भी बहुत ज़रूरी है, हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्लीन रहना चाहिए बेबी। वीक में 2-3 डेज इट्स सफिशिएंट। तो ये भी अपन को कब से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब वेरी फर्स्ट डे हमको बाथ दिलाना स्टार्ट करना आप चाहिए या स्पॉन्ज बाथ स्टार्ट कर सकते हैं। स्पॉन्ज बाथ हमको कब तक करानी है? और जब तक आपका बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं गिर जाता, उसकी नेवल हील नहीं हो जाती है, तब तक आप उसे स्पॉन्ज बाथ कराएं। उनसे लाइक गीले कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेटी होने देना है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो फिर जैसे कई बच्चों का क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड तो गिर जाती है लेकिन उसके बाद भी उनकी नेवल थोड़ी सी गीली रह जाती, तो उस कंडीशन में भी हमको बात नहीं दिलाना है क्या? तब भी आप स्पॉन्ज बाथ पे ही रहेंगे। आप टब बाथ को इनिशिएट ना करें इतने जल्दी, क्योंकि बच्चा रेडी नहीं भी हो पाता है ना, एकदम से मेंटली रेडी नहीं होता है बच्चा, तब हमें समझ आता है कि नहीं अभी हमें स्पॉन्ज बाथ पे ही रहना है, टब बाथ पे अभी नहीं जाना है। और फिर ये वाली चीज़ थोड़ा सा एक वेदर पे भी डिपेंड कर सकती है ना, कि अगर समर्स में बच्चा पैदा हुआ है तो फिर हम उसको मोर फ्रिक्वेंटली बाथ दिला सकते हैं, हाँ, और अगर विंटर्स में है या फिर रेनी सीजन में है तो फिर थोड़ा सा बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए कहा जाता है कि इनिशियली आप वीक में 2-3 डेज ही कराएं तो भी बहुत है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बाथिंग से। इस वजह से हम उनको वीक में 2-3 डेज ही बात करवाते हैं। अच्छा, जो हम 2-3 वीक्स में भी बात करवाते हैं उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे पास रेडी रहनी चाहिए जब हम बच्चे को बात करवाते हैं। लाइक हाँ, मतलब क्या जरूरी होता है एकदम जो आपके पास हाथ में होना चाहिए, बच्चे का नहाना हो और तुरंत उसको उस चीज़ में ले लें। क्लीन वॉश क्लोथ होना चाहिए साथ में, या तो जो आप उस बेबी सोप या शैम्पू यूज़ कर रहे हो, बहुत माइल्ड जो आजकल चल ही रहे हैं, जॉनसन्स बेबी हिमालय, वो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। फिर सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, एक बच्चों का सॉफ्ट ब्रश आता है ताकि हम इसको स्काल्प पे लगा सकें, रब कर सकें, क्योंकि स्काल्प बहुत सेंसिटिव होता है और उसकी सर्कुलेशन स्टिमुलेट करने के लिए। साथ में टॉवल वगैरह, ब्लैंकेट्स जो क्लीन हो, और डायपर्स, क्लीन क्लोथ्स, ये आपके रेडी रहने चाहिए जब आप बच्चे को बात के लिए ले जाएं। तो मतलब जैसे हम बात के लिए लेके जाने वाले हैं तो आप ये सारी चीज़ें पहले एक साइड तैयार करके रख लीजिए, ताकि जैसे हम बात करके निकले तो बच्चे को फिर तुरंत से हम उसको टॉवल उड़ा सके या फिर सारी चीज़ें यूज़ कर सके। तो नेक्स्ट अब जो चैलेंज आता है कि बच्चे क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सोते हैं
और या कई बच्चे पूरी पूरी रात जागते हैं, उनको सुलाना कैसे है, क्या करना है, कब उनका वो कब से उनका एक पैटर्न बनाना चालू करना है, वो सारी चीज़ें आप बताइए हमें कि कैसे बच्चों को सुलाना चाहिए। एक्चुअली न्यूबॉर्न्स का जो रहता है इनिशियल स्लीप पैटर्न 2 से 4 घंटे, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोते और बहुत कम भी नहीं सोते। 2-4 घंटे सोएंगे, फिर कुछ देर नहीं सोएंगे, फिर 2-4 घंटे सोएंगे। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके साथ पूरी रात भर सोए। उनका भी एक स्लीप पैटर्न वो डेवलप कर लेते हैं, जैसे एडल्ट्स जो हमारी साइकिल रहती है, कुछ लोग रात में सोते हैं, कुछ दिन में सोते हैं, लाइक दैट उनका एक स्लीप पैटर्न बन जाता है। तो उनका जो स्लीप पैटर्न रहता है, लाइक जैसे आप कभी कभी रात में बच्चे उठ जाते हैं सोते सोते कि हर 1-2 घंटे में उठ रहे हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लाइक उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत छोटा पेट होता है, बहुत कम खाना खाते हैं, डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनको भूख लग रही होती है, इसलिए वो रोने लग जाएंगे, उठ जाएंगे। तो आप उनको खाना खिलाइए, उस वक्त फेड कराइए। बच्चे, कुछ पेरेंट्स बहुत लकी होते हैं कि उनके बच्चे पैदा होने से ही दिन भर मतलब रात में सोने लग जाते हैं, तो ये शायद एक वो हो सकता है कि वो शायद पेरेंट्स लकी हैं, लेकिन यूजुअली बच्चे शायद रात में भी जागते हैं ना। ऐसे सभी बच्चे नहीं होते, कुछ बच्चे डल भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ डल बच्चे भी रहेंगे जो सोने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो आपको रात भर सोने देंगे और वो भी खुद सोएंगे, तब वो आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन दैट डजेंट मीन कि आप उनको चेक ना करें। आप उनको बार बार चेक कीजिए कि उनको भूख लग रही है या नहीं, क्योंकि खाना 3 से 4 घंटे में उनको खिलाना बहुत ज़रूरी है। उनका पेट खाली हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो फिर उस टाइम पे हमें उनको जगा के करना चाहिए या फिर सोते सोते ही हम उनको नहीं नहीं, आप उनको पूरा जगाइए। जैसे बच्चे यूं भी जग जाते हैं, अगर आप उनको सुबह उठाएंगे जिस तरीके से, वैसे वो रात में जग जाएंगे। कई बच्चों का जो मिक्स्ड पैटर्न होता है रात और दिन का, कभी रात में सो रहे हैं, कभी दिन में सो रहे हैं, कभी मिक्स्ड, कभी भी कुछ भी पैटर्न रहता है, तो उसमें भी हमें एडेप्टेबिलिटी लानी रहेगी कि अच्छा बच्चों ने ये अडेप्ट किया है और कुछ समय तक हमें उनकी तरह चलना है। तो डॉक्टर फिर क्या होता है कि जैसे अगर बच्चा सो रहा है गहरी नींद में, तो उसको उठाना कितना सही होता है? जैसे कई बार हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स तो हमें सलाह देते हैं कि ऐसे पैर में टिकल करके या फिर बच्चों को गाल पे ऐसे करके उठाना है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि कई बार बच्चा नहीं जाग रहा है तो उसको ऐसे हवा में उछालने लग जाते हैं, तो वो कितना सही है? नहीं नहीं, ये वो बिल्कुल गलत है। इनिशियली बच्चों को बिल्कुल ऐसा नहीं करिए। 6 महीने तक बच्चों को बहुत ही सॉफ्टली उनके साथ बिहेव रखिए। लाइक आप उनको फीट पे टिकल कीजिए, चीक्स पे ब्लो कीजिए, जेंटल ब्लो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको हार्ड बिहेव नहीं करना है। या तो आप खेल रहे हैं उनके साथ या फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन फिर भी उनके साथ हमेशा सॉफ्ट बिहेवियर रखिए। बिल्कुल ऐसे शेक करने से एक्चुअली ये होता है कि ब्रेन हेमरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है डायरेक्टली। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा यस नहीं, बहुत खतरनाक रिस्की है। आप उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहता है हमें। मतलब बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो या डल हो, लेकिन बच्चे तो बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं। और वही होता है, कहते हैं ना कि बच्चे फूलों जैसे होते हैं, उनको Yes. अगर आप फूल के जैसे रखोगे तो ही वो अच्छे से रहेंगे, क्योंकि आप उनको फिर एक जेंटल पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी होती है ना Exactly. डॉक्टर? बहुत। क्योंकि बच्चों के साथ फिर एक हमारी शायद बॉन्डिंग भी उस तरीके से बनती है। अगर आप हार्श बिहेव करोगे बच्चों के साथ तो शायद बच्चे भी आपके साथ उतना ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें। जैसे बोला जाता है ना कि जैसा आप बच्चों के साथ बिहेव करेंगे बुढ़ापे में, वो आपके साथ वैसा बिहेव करेंगे। एग्जैक्टली मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। बच्चा बहुत छोटा भी होता है, तो जैसे अगर हम बच्चे को आप करके बोलते हैं तो बच्चा पलट के हमें आप करके बोलता है। अगर तू तुम करके बोलते तो फिर बच्चा वही चीज़ जैसे हम पे अप्लाई करता है। एग्जैक्टली तो हमारा मतलब बिहेवियर बहुत ज़्यादा बहुत मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं डॉक्टर आकांक्षा के साथ, और बहुत अच्छे से समझाया है डॉक्टर ने हमें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और लास्ट में मैं डॉक्टर आकांक्षा को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने अपने इतने बिजी रूटीन में से आप हमारे पास आए, हमको टाइम दिया। अब अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप डॉक्टर आकांक्षा से अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप इनसे मिलना चाहते हैं,
तो डॉक्टर आकांक्षा, आप बता दीजिए एक बार हमारे व्यूअर्स को कि आप कहाँ मिल सकती हैं, लोग कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपका। वैसे तो मैं उनकी इंस्टा हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन बाकी हम पूछते हैं आपका कहाँ पे क्लिनिक है, कैसे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब मैं लिंक में शेयर करवा दूँगी, और अपना पूरा डिटेल्स, अपना पोस्टर वगैरह आपको शेयर करवा दूँगी। तो आपकी लोकेशन बता दीजिए आप कि जी। आप कहाँ मिल सकते हैं, भोपाल में, इंदौर में, क्योंकि हम एमपी से हैं तो कहाँ वाले भोपाल, लोग इंदौर। आपसे फ़ायदा ले सकते हैं। जी, भोपाल के लोग भोपाल में फ़ायदा ले सकते हैं, इंदौर के लोग इंदौर में फ़ायदा ले सकते हैं। मैं दोनों जगह अवेलेबल रहती तो हूँ। मंडे टू फ्राइडे डॉक्टर हमारी होती है इंदौर में और इनका होम टाउन भोपाल है, तो ये सैटरडे संडे भी अपनी मतलब इतनी ज़्यादा शिद्दत से लगी हुई है कि सैटरडे संडे भी ये छुट्टी नहीं मनाती हैं। तो सैटरडे संडे हमारे पेशेंट्स के पास ये आ जाती हैं भोपाल में। तो अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो मैं सारी इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप इनसे कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप इनसे ऑनलाइन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।